गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इसके पहले वाला लेक्चर हमने दिया था राष्ट्रीय आय के कुछ मूलभूत अवधारणाओं के रूप में, वो आपको समझ में आया होगा। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम इस विषय पे डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किन किन आर्थिक घटनाओं को शामिल किया जाएगा राष्ट्रीय आय में, और किन किन घटनाओं को, आर्थिक घटनाओं को या आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा। आज इस मुद्दे पे बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं कि किसे शामिल किया जाएगा, किसे सम्मिलित किया जाएगा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय। किन किन आर्थिक घटनाओं को राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सम्मिलित किया जाएगा। तो सबसे पहला जो आता है कि गणना वर्ष में, जिस वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय हम निकालना चाहते हैं, उस वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को। तो पहला है कि उत्पादित वर्ष में या गणना वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाएगा। गणना वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये 2020-2021 है। जो इस समय फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2020 से और ये चलेगा 31 मार्च 2021 तक। ये चलेगा 31 मार्च 2021 तक ये फाइनेंशियल ईयर चलेगा। तो इस वर्ष में इस गणना यानी कि 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च 2021 के बीच में जितनी भी अंतिम वस्तुएं उत्पादित होंगी या जितनी भी फाइनल गुड्स उत्पादित होंगी, इनके मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। तो पहला तो ये है कि गणना वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाएगा। दूसरा है यदि स्वयं के उपभोग के लिए किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, इसे भी गणना वर्ष में शामिल किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कोई व्यक्ति स्वयं के उपभोग के लिए कुछ उत्पादन करता है तो उसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोई कृषक है, वो गेहूं उत्पादन करता है, या कोई बिस्किट या बेकरी वाला है जो अपने लिए भी बिस्किट का उत्पादन करता है। सपोज कर लीजिए कि कृषक 1000 केजी गेहूं का उत्पादन करता है, यानी कि 1 टन गेहूं का उत्पादन करता है, और इसमें से वो 500 केजी गेहूं यानी कि हाफ टन वह स्वयं के उपभोग के लिए रखता है, और 500 किलोग्राम गेहूं वो विक्रय करने के लिए रखता है, और इसका वो विक्रय कर देता है, और ये उपभोग के लिए रखता है। यहाँ पर देखा हमने कि ये 500 किलोग्राम स्वयं के उपभोग के लिए उसने रख लिया है, और ये 500 किलोग्राम वो विक्रय के लिए मार्केट में भेज देता है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इसे भी शामिल किया जाएगा। जो स्वयं के उपभोग के लिए उसने रखा हुआ है, इसे भी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाएगा। साथ में
जो वो विक्रय कर रहा है उसको तो शामिल किया ही जाएगा, जो स्वयं के उपभोग के लिए उसने रखा है उसे भी शामिल किया जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि स्वयं के उपभोग के लिए कोई व्यक्ति जो उत्पादन करता है, इसी प्रकार कोई बेकरी वाला है और बेकरी वाला सपोज कर लीजिए कि एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपये के बिस्किट ब्रेड्स वगैरह सब बनाता है, बिस्किट ब्रेड या जो भी बेकरी वाला बनाता है, इसमें से यह वार्षिक रूप से 3,000 रुपये का स्वयं उपभोग कर लेता है और 7,000 रुपये का यह विक्रय करता है। यानी कि ये जो 3,000 रुपीज़ का कंजप्शन स्वयं कर रहा है, इसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय। तो इसी बात को ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति या कोई उत्पादक स्वयं के उपभोग के लिए भी कुछ अगर उत्पादन कर रहा है तो उसे भी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाएगा। ठीक है। तीसरी जो मद है वो है गणना वर्ष में उत्पादित अप्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुएं। वस्तुएं भी हो सकती हैं, सेवाएं भी हो सकती हैं। तो गणना वर्ष में उत्पादित परंतु अप्रयुक्त रह गई वस्तुएं, तो इन्हें भी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल किया जाएगा। इसको कैसे शामिल किया जाएगा? देखिए, सपोज कर लीजिए कि जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में उदाहरण लिया था कि एक किसान गेहूं का उत्पादन करता है और जितना ये इसने इनपुट लगाया, सपोज कर लीजिए कि ये 100 रुपीज़ की गेहूं का उत्पादन करता है। इस गेहूं को यह मिल वाले या चक्की वाले को बेच देता है, जो इसके गेहूं की पिसाई कर देता है और ये 200 रुपये का आटा बना देता है। अब इससे यह बेचेगा बेकरी वाले को। बेकरी वाले को बेचने से पहले ही जो फाइनेंशियल ईयर है वो सपोज कर लीजिए समाप्त हो गया। सपोज कर लीजिए कि इसी दिन, जिस दिन इसने आटा बनाया, उस दिन 31 मार्च है। अब क्या होने वाला है? फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने वाला है। 31 मार्च आ गया तो फाइनेंशियल ईयर तो समाप्त हो जाएगा 2020-2021। अब इसके आगे फाइनेंशियल ईयर कौन सा शुरू होगा? 2021-2022। अब ये गेहूं जब आटा जब बेचेगा बेकरी वाले को तो नए फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा ये। तो यहां पर क्या होगा कि जो गेहूं आटे का मूल्य है 200 रुपये, इसको इसी वर्ष में जोड़ दिया जाएगा। यानी कि 31 मार्च के पहले जो भी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य है वो इसी गणना वर्ष में शामिल कर लिया जाएगा। तो इतना याद रखिए कि अप्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं की जो गणना है या जो मूल्य है वो करेंट फाइनेंशियल ईयर में ही जोड़ लिया जाएगा। ठीक है। अगला है जो ब्रोकर्स हैं, इनके कमीशन को भी शामिल किया जाएगा। जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं या जो लीगल हैं उनको शामिल किया जाएगा। क्यों शामिल किया जाएगा? क्योंकि ब्रोकर जो है अपनी सेवाएं उत्पादित कर रहा है। ये ब्रोकर अपनी सेवाएं उत्पादित कर रहा है, इस कारण इस ब्रोकर के कमीशन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। ठीक है। तो जो ब्रोकर्स होते हैं उनके कमीशन को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, क्योंकि यह ब्रोकर अपनी सेवाओं का उत्पादन कर रहा है जिसके बदले में उसकी आय हो रही है, तो इसे भी शामिल किया जाएगा। अगला है वेतन व भत्ते।
जो भी व्यक्ति रोजगाररत है उसे जो वेतन या भत्ते मिल रहे हैं उसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। क्योंकि वेतन क्यों दिया जा रहा है? उसे किसी न किसी वस्तु के या सेवा के उत्पादन के बदले दिया जा रहा है। उसे वो कोई न कोई उत्पादन कार्य में लगा हुआ है या किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है जिसके बदले उसको वेतन या भत्ते मिल रहे हैं, तो उसे भी क्या किया जाएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ देख लेते हैं हम लोग कि इस वेतन और भत्ते के साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं या निजी कर्मचारी हैं या प्राइवेट वर्कर्स हैं, इनको भी जो वेतन भत्ते मिलते हैं उसको शामिल किया जाएगा। साथ में जो संसद सदस्य हैं या विधानसभा विधान परिषद के सदस्य हैं या संसद के सदस्य हैं या विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको मिलने वाला वेतन भत्ता भी इसमें शामिल किया जाएगा। चूंकि हम राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं तो इसमें सांसद लेंगे, और यदि राज्य की आय की गणना करेंगे तो उसमें विधानसभा के सदस्यों या विधान परिषद, जहाँ पे विधान परिषद है वहाँ पे विधान परिषद के सदस्यों को दिया जाने वाला वेतन भत्ता भी शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर सांसदों को दिया जाने वाला वेतन व भत्ते, जो सांसदों को दिया जाएगा वेतन भत्ते, उन्हें भी शामिल किया जाएगा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय। तो पहला है कि इसमें वेतन भत्ते जो सरकारी कर्मचारी हैं या निजी कर्मचारी हैं उनको दिया जाने वाला वेतन भत्ता, साथ में सांसद को दिया जाने वाला वेतन भत्ता, ये भी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल किया जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए। फिर देखते हैं हस्तांतरण, जो सरकार द्वारा कुछ निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, सरकार द्वारा कुछ निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उनके मूल्य को भी क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल किया जाएगा। निःशुल्क सुविधाओं के मौद्रिक मूल्य को भी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल किया जाएगा। ये निःशुल्क सुविधाएं क्या हो सकती हैं? हो सकता है निःशुल्क सुविधा के रूप में शिक्षा हो सकती है, स्वास्थ्य सुविधा हो सकती है, या सीनियर सिटीजन को परिवहन ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा दी जा सकती है, या रेलवे द्वारा कुछ विशेष वर्ग को या जो दिव्यांगजन हैं उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं। तो किसी प्रकार की सरकार द्वारा जो निःशुल्क सुविधा दी जा रही है उसके मौद्रिक मूल्य को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। तो याद रखना हमें कि ये नहीं समझ लेना है कि जो निःशुल्क सुविधा की अगर दी जा रही है तो उसके मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल शामिल किया जाएगा, क्योंकि सरकार आपको या आम जनता को निःशुल्क सुविधा दे रही है, उसके बदले वो किसी न किसी को भुगतान तो कर रही है। जैसे एग्जाम्पल को लेते हैं हम, एक डॉक्टर है और सरकार ने यह नियम बनाया, मान लेते हैं कि सरकार ने यह नियम बनाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श दिया जाएगा और साथ में निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक चिकित्सालय खोला गया या हॉस्पिटल खोला गया। इस हॉस्पिटल में एक परमानेंट डॉक्टर की नियुक्ति की गई और एक कंपाउंडर की नियुक्ति की गई, और यहां पर प्रत्येक दिन 10 लोग इलाज के लिए आते हैं। डॉक्टर को सरकार ने निर्धारित कर दिया कि इसे 50,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी दी जाएगी, जबकि कंपाउंडर को 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और इस हॉस्पिटल से प्रत्येक मंथ जो 10 लोग आते हैं डेली इलाज कराने के लिए, तो प्रत्येक मंथ 30 दिन का एवरेज ले लीजिए तो 90 लोग आते हैं इलाज कराने, और प्रत्येक मंथ यानी कि पर मंथ लगभग
10,000 रुपये की निःशुल्क दवाएं वितरित की जाती हैं इस क्षेत्र, किसी क्षेत्र विशेष में। तो कुल खर्च सरकार का कितना हो गया? 90,000 रुपीज़। जाहिर सी बात है कि यह डॉक्टर आने वाले व्यक्तियों से किसी प्रकार की जो फीस है वो नहीं लेगा। कंपाउंडर भी किसी प्रकार की फीस नहीं लेगा, और ना ही यह डॉक्टर और कंपाउंडर किसी व्यक्ति से दवा का पैसा लेंगे। तो ये क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति हैं ग्राम विशेष के, इनको निःशुल्क सहायता प्राप्त हो रही है, परंतु इसके बदले सरकार डॉक्टर को भी भुगतान कर रही है, कंपाउंडर को भी भुगतान कर रही है, और दवा बनाने वाली कंपनी को भी भुगतान कर रही है। तो इसका मतलब है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इसे शामिल किया जाएगा, यद्यपि वह लोगों को निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तो याद रखिएगा कि जो निःशुल्क सुविधाएं हैं उसके मद को भी या उसके मौद्रिक मूल्य को भी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल किया जाएगा, यद्यपि वो निःशुल्क दी जा रही हैं। ठीक है। अगला है कि किसी देश द्वारा, किसी भारतीय बैंक द्वारा किसी अन्य देश में अर्जित की गई आय, इसे भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, यद्यपि वो विदेश में कहीं ऑपरेट कर रहा है या वहां पे वो कार्य कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोई भारतीय बैंक है जो जाके यूके में ऑपरेट कर रहा है अपने आप को, कोई ब्रांच है उसकी यूके में कार्य कर रही है और यहाँ इसे लाभ प्राप्त हो रहा है, जो आय प्राप्त हो रही है वो भारत के राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाएगी। इसे और डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब सकल घरेलू उत्पाद पढ़ेंगे और सकल राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो याद रखिए कि भारत के किसी बैंक द्वारा यदि विदेशों में जो लाभ अर्जित की जाती है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, यद्यपि वो विदेश में कार्य कर रहा है और वहां पर लाभ अर्जित कर रहा है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो विदेशी पर्यटक भारत में आते हैं, इन विदेशी पर्यटकों द्वारा जो भारत में व्यय किया जाता है वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। तो यहां पे हम देख लेते हैं भारतीय बैंकों द्वारा विदेशों में प्राप्त आय, या लाभ, इसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे देश की घरेलू सीमा के भीतर विदेशी पर्यटकों द्वारा जो व्यय किया जाएगा इसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। क्यों शामिल किया जाएगा? क्योंकि ये विदेशी हमारे देश में या तो किसी वस्तु का उपभोग करेंगे या किसी सेवा का उपभोग करेंगे। वस्तु का उपभोग कैसे करेंगे? सपोज कर लीजिए कि वो खाना खाते हैं किसी रेस्टोरेंट में जाके, या फिर वो कोई वस्तु खरीदते हैं। वस्तु का उपभोग करेंगे तो बदले में क्या करेंगे? वो मुद्रा देंगे, विदेशी मुद्रा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? हमारी राष्ट्रीय आय का हिस्सा हो जाएगा। साथ में वो कहीं ट्रेवल करते हैं तो जो जिस परिवहन साधन का उपयोग करते हैं या किसी गाइड को हायर करते हैं तो उसको भी क्या करेंगे? पे करेंगे। चाहे ट्रांसपोर्टेशन का जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसके बदले उनको क्या देना पड़ेगा? पेमेंट देना पड़ेगा। चाहे वो टैक्सी कर लें, कैब कर लें, या फिर वो कोई ऑटो कर लें या रिक्शा कर लें, तो उसके बदले में क्या होगा कि चालक को उनको भुगतान करना होगा।
तो वो भी क्या होगा, हमारी राष्ट्रीय आय का हिस्सा होगा। इसी प्रकार वो खाना खाते हैं तो उसके बदले भी वो क्या करेंगे, मुद्रा का भुगतान करेंगे, तो ये मिलकर हमारी राष्ट्रीय आय का हिस्सा बनेंगी। तो विदेशी पर्यटकों द्वारा जो देश के अंदर व्यय किया जाता है उसे भी राष्ट्रीय आय का हिस्सा माना जाएगा, और राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इसको शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बहुत जो मद है उसको शामिल किया जाता है, वो है जो मकान मालिक होते हैं, मकान मालिक द्वारा स्वयं रहने के लिए बने घर का अनुमानित किराया, यानी कि कोई व्यक्ति है वो स्वयं के रहने के लिए घर बनाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसका एक अनुमानित किराया भी होगा। वो भले अपने आप को किराया नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ हो सकता है कि वो दूसरे के घर में रहता तो उतना किराया देना पड़ता उसको, लेकिन स्वयं का घर बना के रह रहा है तो उसको एक जो रेंट है, रूम रेंट है, वो पे नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन इसको भी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल किया जाएगा। तो याद रखिए कि मकान मालिक द्वारा स्वयं रहने के लिए जो घर बनाया गया है उसका अनुमानित किराया क्या होगा या आरोपित किराया क्या होगा, उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। तो ये मुख्य बातें हैं जो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है नेशनल इनकम की गणना करते समय। पहला क्या था, गणना वर्ष में उत्पादित वस्तुएं, ठीक है, इनके मौद्रिक मूल्य को। दूसरा क्या था, स्वयं के उपभोग के लिए यदि किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं इसके भी मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल किया जाएगा। तीसरा था गणना वर्ष में उत्पादित अप्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुएं, यानी कि जो किसी गणना वर्ष में उत्पादित तो हुई हैं मध्यवर्ती वस्तुएं, लेकिन अभी उनसे फाइनल गुड्स नहीं बना है, तो उसके भी मौद्रिक मूल्य को क्या किया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय। तीसरा है ब्रोकर्स कमीशन। जो ब्रोकर्स होते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि हम कहीं पे जाते हैं रूम लेने के लिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बहुत ज़बरदस्त चलता है। और इसमें क्या होता है कि कुछ व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में होते हैं जो आपको रूम रेंट पे अवेलेबल कराने की सेवा प्रदान करते हैं। तो बदले में वो क्या करते हैं कि कमीशन लेते हैं। ये कमीशन की दर अलग अलग हो सकता है कि कहीं पे जितने का रूम हो उसका 50% कमीशन के रूप में लेते हों, कहीं 100% ले लेते हों, कहीं 25% लेते हों, लेकिन कुछ न कुछ जो वो भुगतान लेंगे आपसे, कमीशन लेंगे, उसको भी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति या वो ब्रोकर आपको अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है और उन सेवाओं के बदले आपसे वो क्या ले रहा है, भुगतान और आय प्राप्त कर रहा है। इसे राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल किया जाएगा। अगला है वेतन भत्ते। अब वेतन भत्ते सबके हो सकते हैं, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई हैं उनके भी हो सकते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं उनके भी हो सकते हैं, और सांसद को दिया जाने वाला जो संसद सदस्य हैं, संसद सदस्य में दोनों आ जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा, इनको दिया जाने वाला वेतन भत्ता भी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाएगा। अगर देखिए जो विधायिका के सदस्य हैं, जैसे राज्य विधानसभा या विधान परिषद के, तो राज्य की जो आय होगी स्टेट इनकम उसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन जो संसद सदस्य हैं ये राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा इनके आय को।
अगला है निशुल्क सुविधाओं के मौद्रिक मूल्य की को भी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल किया जाएगा। निशुल्क सुविधाएं वो होती हैं जिसके बदले सरकार आपसे कोई भुगतान नहीं प्राप्त करती है, सरकार द्वारा आपसे कोई भुगतान नहीं लिया जाता है, लेकिन इसे भी शामिल किया जाएगा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय। अभी हमने देखा कैसे होगा कि डॉक्टर का हॉस्पिटल का उदाहरण हमने लिया था, इसमें देखा हम लोगों ने कि निःशुल्क सुविधाओं के बदले सरकार भले हमसे पैसा नहीं लेती है, लेकिन जिनसे वो सुविधाएं ले रही है, डॉक्टर से, नर्स से या कंपाउंडर से या दवा की कंपनियों से, तो उनके बदले उनको भुगतान तो कर रही है। और उनको भुगतान क्यों कर रही है? क्योंकि डॉक्टर अपनी सर्विस या सेवा उत्पादन कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर है वो, कंपाउंडर भी सर्विस प्रोवाइडर है, बदले में भुगतान लेगा वो। सरकार हमसे नहीं ले रही है, परंतु उनको भुगतान तो सरकार कर रही है। तो वो क्यों भुगतान कर रही है? क्योंकि वो सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। इसी प्रकार दवा की जो पैसे हैं वो सरकार आम जन से नहीं ले रही है, लेकिन दवा की कंपनी उत्पादन तो कर रही है, उसके बदले सरकार द्वारा क्या दिया जा रहा है? उसको भुगतान दिया जा रहा है। तो निःशुल्क सेवाओं या इसी प्रकार कहीं खाना मुफ्त सरकार बांट रही हो, जैसे अभी कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो लॉकडाउन हुआ था उसमें बड़े पैमाने पे लोगों के रोजगार छिन गए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लोग असक्षम हो गए। एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश का जो इन मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करने में भी असक्षम हो गया था, तो सरकार ने क्या किया था? कुछ निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, जिसमें 5 किलो अनाज है, 1 किलो चना है, या इस तरह से राज्य सरकारों ने भी चलाया था। तो ये भले निःशुल्क सुविधाएं मिली, लेकिन इसके मौद्रिक मूल्य को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। अगला है किसी भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में जो लाभ या आय प्राप्त होगी उसे भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, चाहे भले वो बैंक हमारे देश के बाहर ही ऑपरेट कर रहा हो, लेकिन उसके जो आय है, लाभ है, उसको अपने राष्ट्रीय आय में हम शामिल करेंगे। अगला है विदेशी पर्यटकों द्वारा किया गया व्यय। कोई विदेशी पर्यटक हमारे देश में आता है और वह वस्तुओं सेवाओं पर जो व्यय करता है, उस आय को भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। तो विदेशी पर्यटकों द्वारा किया गया व्यय। अगला है मकान मालिक द्वारा स्वयं के रहने के लिए, यदि मकान मालिक स्वयं के रहने के लिए घर बनाता है तो उस घर का जो आरोपित किराया होगा, एस्टिमेटेड रेंट होगा, उसे भी क्या करेंगे? हम राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल करेंगे। भले ही उसमें हम निःशुल्क रहते हों, लेकिन अगर हम कहीं और रहते, रेंट पे लेकर रहते, तो हम क्या करते? उसके बदले भुगतान करते। तो इसे भी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल किया जाएगा। तो ये जो मुख्य बातें थीं उसमें ये था कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किन्हें सम्मिलित किया जाएगा, किन आर्थिक घटनाओं को सम्मिलित किया जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किन घटनाओं को शामिल नहीं किया जाएगा, किन आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को नेशनल इनकम कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो आइए अब इस पर देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किन घटनाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। किन आर्थिक घटनाओं को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसी भी आर्थिक घटनाएं होंगी जिनको राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहला आता है कि नई या पुरानी वस्तुएं जो गणना वर्ष में उत्पादित नहीं की गई हैं।
नई एवं पुरानी वस्तुएं जो गणना वर्ष में उत्पादित नहीं की गई हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं हम इसको। सपोज कर लीजिए कि जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020 एंड 2021 फाइनेंशियल ईयर है। शुरुआत कब से हुई? 1 अप्रैल से, और ये चलेगा कब? 31 मार्च तक। यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। और इस समय आप गए एक शोरूम में और हीरो की एक बाइक खरीदे। आप 80,000 रुपये में हीरो की एक बाइक खरीदे। लेकिन यह जो बाइक है ये बनी हुई है इसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में। बाइक बन गई और यह शोरूम में चली गई। ठीक है। उत्पादन कब हुआ? 2021, 19 और 2020 फाइनेंशियल ईयर में। और बिकी कब? 2020, 2021 फाइनेंशियल ईयर में। यानी कि यहां पे इसका प्रोडक्शन हुआ और यहां पे इसकी सेल हुई। इस फाइनेंशियल ईयर में प्रोडक्शन हुआ और इस फाइनेंशियल ईयर में इसकी सेल हुई। यहां उत्पादन हुआ, यहां विक्रय हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में। इस बाइक का विक्रय भले यहां पर हुआ है 2020 और 2021 फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन इसको राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल किसमें किया गया होगा? 2019 और 2020 के गणना वर्ष में। भले ये बाइक आपने खरीदी हो इस फाइनेंशियल ईयर में। यानी कि नई या पुरानी वस्तुएं जो गणना वर्ष में उत्पादित नहीं हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे भले उनका विक्रय आज किया जा रहा है। लेकिन जिस वर्ष उत्पादित हुआ था उस वर्ष के राष्ट्रीय आय में इनको जोड़ा गया था। तो याद रखिए कि नई। अब इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक व्यक्ति एक बाइक खरीदा और ये खरीदा 2015 के फाइनेंशियल ईयर में खरीदा। 2015 और 2016 के फाइनेंशियल ईयर में एक बाइक खरीदा और इसकी अनुमानित जो उस समय खरीदा था इसकी कीमत थी 80,000 रुपये। ठीक है। और इस पे 4 साल यूज़ किया इस बाइक का, और फिर इस फाइनेंशियल ईयर में 2020-21 में आकर इसको 30,000 रुपये में बेच दिया। सेकेंड हैंड में ये 30,000 रुपये में इस बाइक को बेच दिया। आज बेच दिया इस फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन उत्पादन कब हुआ था? 2015 और 2016 के फाइनेंशियल ईयर में इसका उत्पादन हुआ था। इसने 80,000 रुपये में क्रय किया, इस बाइक को परचेज किया और फिर यूज करने के बाद सेकेंड हैंड के रूप में इसको 30,000 रुपीज़ में किसी व्यक्ति को बेच दिया। ये जो 30,000 रुपये हैं, क्या इस फाइनेंशियल ईयर में जुड़ेगा गणना करते समय? क्योंकि बेचा तो ये आज है, 2020-21 के गणना वर्ष में बेचा है। तो क्या इस वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय में इसे जोड़ा जाएगा? नहीं जोड़ा जाएगा। इसको इस वर्ष के वित्तीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि एक बार इस बाइक को जिस वर्ष उत्पादन हुआ था उस वर्ष के राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया गया है। यहाँ पर किसी नई वस्तु का या किसी नई बाइक का उत्पादन नहीं हो रहा है। सिर्फ इसमें क्या किया गया है कि स्वामित्व हस्तांतरण किया गया है, किसी प्रकार का उत्पादन कार्य नहीं किया गया है। इसके स्वामित्व को या पोजीशन को सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। तो इसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं हुआ और ना किसी सेवा का उत्पादन हुआ है, तो इसको हम शामिल नहीं करेंगे। यहां पे एक और छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि इस बाइक को 4 साल चलाने के बाद एक व्यक्ति बेच रहा है यहां पर आकर, और इसके लिए उसने किसी ब्रोकर की सहायता ली। जैसे कई ऑनलाइन कंपनियां हैं जो, या कई ऑफलाइन कंपनियां हैं जो किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आपकी पुरानी कार या बाइक को बेचने का
कार्य करती हैं कि वो आपको बायर्स और सेलर के बीच में कांटेक्ट कराती हैं कि जिनको कार बेचनी है, गाड़ी बेचनी है, बाइक बेचनी है, उनसे वो कहती हैं कि आप अपनी बाइक हमें आप या कार का पूरी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, हम आपको एक सूटेबल जो कस्टमर है वो प्रोवाइड कराएंगे, आपकी गाड़ी को बिकवा देंगे अच्छे प्राइस में। और यही वो सेलर्स बायर से प्रॉमिस लेते हैं कि आप हमको अपनी रिक्वायरमेंट बता दीजिए कि किस तरह की गाड़ी चाहिए, कितने प्राइस में आप खरीद सकते हैं, हम आपको एक सूटेबल गाड़ी आपको प्रोवाइड करा देंगे, व्हीकल दे देंगे आपको। बदले में क्या करते हैं कि वो कमीशन लेते हैं। यही काम यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि जो व्यक्ति 80,000 रुपये की बाइक खरीदा, 4 साल चलाया, उसको 30,000 रुपये में बेच दिया, तो बेचा 2020-21 में, इसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ब्रोकर्स है उसे कमीशन मिला 5,000 रुपीज़ इस बाइक को बिकवाने में, तो इस ब्रोकर को जो पैसा मिलेगा 5,000 रुपीज़ वो नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा 2020-21 के। क्यों? क्योंकि ब्रोकर अपनी सर्विस प्रोवाइड कराया है और उस सेवा के बदले, सर्विस के बदले वो भुगतान प्राप्त किया हुआ है। तो सेकेंड हैंड बाइक के प्राइस को तो नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा जिस ईयर बिकी है ये सेकेंड हैंड के रूप में, बट कोई ब्रोकर है वो सर्विस प्रोवाइड कराया है, तो उस ब्रोकर के कमीशन को क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। जैसे हमने देखा था कि किसको शामिल किया जाएगा, तो ब्रोकर्स कमीशन, तो ये शामिल किया जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल था, इसके माध्यम से आप, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप। इसके अलावा वित्तीय सौदे, वित्तीय सौदे क्या हो गए? शेयर हो गया, या जो जिसको कहते हैं ऋण पत्र, शेयर डिबेंचर या हुंडी, ठीक है। इनके क्रय विक्रय को भी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये क्या हो रहे हैं, ये स्वामित्व हस्तांतरण हो रहे हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, इसमें किसी प्रकार की कोई उत्पादन गतिविधि नहीं हो रही है। तो जो वित्तीय सौदे हैं, शेयर है, डिवेंचर है, हुंडी है, सिक्योरिटीज पेपर हैं, इनके क्रय विक्रय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। तो याद रखिए कि जो वित्तीय सौदे हैं, इनके मूल्य को भी, मौद्रिक मूल्य को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। तीसरा है अप्रत्याशित लाभ, जिसको कहते हैं हम लोग विंडफॉल प्रॉफिट। विंडफॉल प्रॉफिट, अप्रत्याशित लाभ, इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। सपोज कर लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी कार्य के बदले उसे अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो गया, तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। अब ये अप्रत्याशित लाभ कैसे हो सकता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हो सकता है आप केवीसी में गए और आप 5 करोड़ रुपए जीत गए, तो आपको क्या हुआ? अप्रत्याशित लाभ हुआ। या आप जा रहे हैं रास्ते में, नोटों से भरा हुआ बैग मिल गया आपको, उसे अप्रत्याशित लाभ कहेंगे। या जा रहे हो, किसी की ज्वेलरी मिल गई, डायमंड मिल गया आपको बड़ा सा, वो क्या हो गया? अप्रत्याशित लाभ हो गया आपको, तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। या हो सकता है कोई बहुत इंटीक चीज़ आपके पास हो और ऑक्शन में आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया। हो सकता है कि बहुत पुराना सिक्का आपके पास हो, या हो सकता है कि कोई और वस्तु हो जो बहुत इंटीक हो, हिस्टोरिकल हो, उसके बदले आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया,
तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सामान्य आय नहीं है आपकी, ये अप्रत्याशित लाभ है। तो अप्रत्याशित लाभ जो होगा उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहीं पे एक और देख लेते हैं हम लोग कि जो गैर कानूनी आय है, इलीगल इनकम है, गैर कानूनी कार्यों से प्राप्त इनकम है, तस्करी हो गई, डकैती हो गई, चोरी हो गई, या घूस जो आप किसी ने लिया है, तो इससे प्राप्त जो आय है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। भले किसी व्यक्ति की आय हुई है, लेकिन ये इलीगल तरीके से प्राप्त आय है, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे और जाहिर सी बात है कि सैलरी के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं, अन्य जो आपको मिलेंगी, गिफ्ट है या जो भी चीज़ें हैं, या कुछ लोग घूस में भी विश्वास करते हैं, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। जो आपका मूल वेतन है वही राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। या किसी व्यक्ति ने तस्करी करके पैसा अर्जित किया हुआ है, या कहीं चोरी करके किया हुआ है, या डकैती डाल के किया हुआ है, तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ये क्या है? ये गैर कानूनी कार्यों द्वारा आपने जो संपत्ति या आय अर्जित की है। तो याद रखें कि अप्रत्याशित लाभ और गैर कानूनी कार्यों के माध्यम से जो आय प्राप्त होती है, इसे राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा। अगला है जो हाउसवाइफ है, जिसे कहते हैं गृहिणी, हाउसवाइफ या गृहिणी द्वारा अपने घर में गृहिणी द्वारा अपने घर में किए गए कार्यों को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि कोई हाउसवाइफ है, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था, उसे अगर आपने याद किया होगा तो ये बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि गृहिणी द्वारा अपने घर में जो कार्य किया जाता है उसके बदले उसको कोई आर्थिक भुगतान नहीं प्राप्त होता है। पहली बात तो यही है कि उसके कार्य को अनार्थिक माना जाता है, इकोनॉमिक नहीं माना जाता है, आर्थिक नहीं माना जाता है। तो गृहिणी द्वारा जो अपने घर में कार्य किया जाता है, चाहे वो साफ सफाई हो घर की, या बर्तन की धोने का कार्य हो, या खाना बनाने का कार्य हो, या बच्चे का पालन पोषण करना हो, इस कार्य को गृहिणी का जो कार्य है, अपने घर में जो किया गया कार्य है, इसके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके मूल्य को हम लोग मौद्रिक मूल्य के रूप में मापते ही नहीं हैं। तो इसका विरोध करते हैं। कौन करते हैं? फेमिनिस्ट जो हैं या जो नारीवादी हैं, वो इनका विरोध करते हैं कि महिला की दयनीय स्थिति या जो वुमन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत बड़ी बाधा है। उसके इस कार्य को भी क्या किया जाए, आर्थिक माना जाए, उत्पादक माना जाए, और उसे भी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाए। बट ये ऐसा है नहीं अभी तक। तो गृहिणी द्वारा अपने घर में जो किया गया कार्य है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। अगला है एक कंपनी द्वारा दूसरे कंपनी को लाभांश हस्तांतरण, जो डिविडेंड ट्रांसफर करेगा, लाभांश हस्तांतरण करेगा, उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि यह कंपनी के जो पहली कंपनी है इसी के द्वारा उत्पादित मान लिया गया है, इसका सिर्फ दूसरे को ट्रांसफर किया जा रहा है,
तो इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। एक कंपनी द्वारा दूसरे कंपनी को किया गया लाभांश का हस्तांतरण, इसे राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा। अब ये क्या होता है, ये जब हम लोग पढ़ेंगे आगे कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, तो वहाँ पे देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा टैक्स जो पढ़ेंगे वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, टैक्सेशन का चैप्टर उसमें भी देखेंगे। यहाँ पे बस इतना जान जाइए कि एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को किया गया लाभांश का हस्तांतरण भी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला है किसी होटल एवं किसी कंपनी विद्युत का भुगतान। किसी होटल या कंपनी द्वारा विद्युत का जो भुगतान किया गया है, विद्युत उपभोग के, बिजली के उपभोग के बदले जो भुगतान किया गया है, उसे भी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा। इसका क्या कारण है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप किसी जगह घूमने जाते हैं और यहाँ पर आप एक होटल है जो आपको दो तरह की सुविधाएं प्रदान करता है, रहने की भी सुविधा प्रदान करता है और खाने की भी सुविधा प्रदान करता है। और जो लॉजिंग एंड फूडिंग है वो दोनों इंक्लूडेड है, और आपसे ये 3000 रुपीज़ पर 24 आवर्स चार्ज करता है, जिसमें वो क्या करता है कि ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर भी आपको प्रोवाइड कराता है, रहने की सुविधा भी प्रोवाइड कराता है, और आपसे 3000 रुपीज़ पर 24 आवर्स का चार्ज करता है। जाहिर सी बात है कि ये जो रूम आपको अवेलेबल कराया है, इसमें सारी सुविधाओं को इंक्लूड करके फिर आपको 3000 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। अब क्या होगा कि सपोज कर लीजिए इस होटल के पास 2 रूम हैं और यह पूरे महीने बुक रहता है, तो जाहिर सी बात है कि 3000 रुपीज़ एक से, 3000 रुपीज़ दूसरे से, तो पर डे इस होटल की इनकम कितनी है? 6000। और इस तरह से यह 30 दिन बुक रहता है होटल, और एक दिन इस होटल की इनकम है 6000 रुपये, तो जाहिर सी बात है कि पूरे महीने इसकी इनकम कितनी है? 1,80,000। और पूरे वर्ष 12 को गुणा कर दिए, जो फिगर आएगा। अब यह होटल प्रत्येक महीने 2000 रुपये की बिजली का बिल भुगतान करता है, 2000 रुपये बिजली का बिल भुगतान करता है। जाहिर सी बात है कि जो 6000 रुपये पर डे यह प्राप्त कर रहा है, और इस 6000 रुपये में वो 2000 रुपये पर डे बिजली का भुगतान भी कर रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जो बिजली का भुगतान है इसे शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि फाइनल वो इनकम कितनी प्राप्त कर रहा है? 6000 रुपीज़। तो इसे ही पर डे की क्या मानी जाएगी? उस होटल की इनकम मानी जाएगी। बिजली के भुगतान को उसमें शामिल नहीं, बिजली के भुगतान जो कर रहा है उसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बिजली मध्यवर्ती वस्तु के रूप में है। अब जाहिर सी बात है कि बिजली नहीं होगी इसमें तो आप होटल में नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो ये बिजली का क्या कर रहा है? पैसा जोड़ के आपको बता रहा है, यहां पर बिजली मध्यवर्ती वस्तु के रूप में हो गई। जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, यदि अब बिजली लेके तो हम खा नहीं रहे हैं, यहां पर हम रूम इसलिए लिए कि हमें बिजली की सुविधा है, हमें एसी चलाना है, हमें गीजर चलाना है, हमें फैन चलाना है, हमें लाइटिंग चाहिए, तो ये क्या हो रही है? मध्यवर्ती वस्तु के रूप में हो जा रही है बिजली। हम कितना भुगतान कर दे रहे हैं? 3000 रुपीज़ भुगतान कर दे रहे हैं। तो हम किस लिए भुगतान कर रहे हैं? क्योंकि बिजली हमें मिल रही है, तो यहाँ पर बिजली क्या होगी? मध्यवर्ती वस्तु होगी। इसी प्रकार कोई कंपनी है, वो बिजली का भुगतान करती है, जाहिर सी बात है कि कोई कंपनी कुछ न कुछ तो करती होगी, या तो वस्तुओं का उत्पादन करती होगी या सेवाओं का उत्पादन करती होगी, तो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य तो प्राप्त करती है किससे? उपभोक्ता से।
तो बिजली का भुगतान जो कर रही है वो फाइनल गुड्स के लिए इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में कार्य करती है। कौन? जो बिजली का भुगतान है। तो इसलिए किसी कंपनी या होटल द्वारा बिजली के भुगतान को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यहां पर बिजली मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है। इसी प्रकार आप किसी रेस्टोरेंट का उदाहरण ले सकते हैं कि रेस्टोरेंट द्वारा जो सब्जी का भुगतान किया जाता है उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं तो खाने में तो सब्जी इंक्लूड है, वहाँ तो मध्यवर्ती वस्तु है, तो उसको राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार है हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर बेनिफिट। ट्रांसफर बेनिफिट, हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान कैसे हो गया कि जैसे बेरोजगारी भत्ता हो गई, विधवा पेंशन हो गया, या ग्रेच्युटी हो गई जो सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं को मिलती है, या पेंशन हो गया। इन्हीं क्या कहा जाता है कि हस्तांतरण भुगतान। इसके बदले किसी ने कोई उत्पादक कार्य नहीं किया है। जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति 60 ईयर क्रॉस कर चुका है तो सरकार सामाजिक सेवाओं के रूप में उसे वृद्धा पेंशन देती है। अब सपोज कर लिए कि 1000 रुपीज पर मंथ गवर्नमेंट भुगतान कर रही है इस व्यक्ति को, लेकिन बदले में ये व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो हस्तांतरण भुगतान है इसे क्या कहा जाएगा? हस्तांतरण भुगतान होगा। जो बेरोजगारी भत्ता है, जाहिर सी बात है कि सरकार सामाजिक सेवाओं के रूप में यह करती है कि जो बेरोजगार है, लेकिन बेरोजगार है, इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए क्या है? दबाव है। खाना खाएगा, कपड़ा चाहिए उसको, रहने के लिए आवास चाहिए उसे, सरकार सामाजिक सेवाओं के रूप में वो उसे पर मंथ कुछ भुगतान करती है। सपोज कर लीजिए कि 1000 रुपये पर मंथ भुगतान कर रही है, बेरोजगारों को दे रही है, इसे हस्तांतरण भुगतान कहा जाएगा। ट्रांसफर बेनिफिट तो कहा जाएगा, बट इसके बदले वो किसी प्रकार का उत्पादन कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इसे राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा। चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, या किसी अन्य प्रकार का पेंशन हो जो कार्य करने के बाद मिलता है, तो इसे हम राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं करेंगे। इसी प्रकार विदेशों से प्राप्त उपहार, जो विदेशों से प्राप्त उपहार है उसे भी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बदले कोई कार्य नहीं किया गया है, ये उपहार मिला है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति विदेशों में जाते हैं तो इनको वहाँ पर कुछ गिफ्ट दिया जाता है, तो वो जो उपहार होता है वो हमारे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, क्योंकि हमने बदले में कोई उत्पादक कार्य नहीं किया हुआ है, वो उपहार है। या हमारे यहाँ कोई आपदा आ गई और जो विदेशी सहायता मिली हमें, एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो पीपीटी किट्स हैं, या जो मास्क हैं, या जो अन्य उपकरण हैं, चिकित्सकीय उपकरण हैं, ये कई देशों से हमें मिला, तो इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सहायता है, उपहार हैं, इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार अगला है अवकाश के समय व्यक्ति द्वारा अपने गार्डन में अपने बाग में किया जाने वाला कार्य। कोई व्यक्ति है, मंडे टू
सैटरडे जॉब करता है, उसके बदले उसको सैलरी मिलती है। संडे को क्या करता है कि वो अपने जो उसका गार्डन है उसमें वो कार्य करता है, तो उस कार्य के द्वारा उस कार्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। अवकाश के समय व्यक्ति द्वारा अपने बाग में किया जाने वाला कार्य या अपने बगीचे में किया जाने वाले कार्य को के द्वारा जो लाभ उसको होगा वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो याद रखिए कि अवकाश के समय व्यक्ति द्वारा अपने बगीचे में किए गए कार्य को शामिल नहीं किया जाएगा। ये भी है। अगला है कंपनी द्वारा, किसी कंपनी द्वारा रखे स्टॉक के मूल्य में हुई वृद्धि को शामिल नहीं किया जाएगा। यदि कोई कंपनी अपने पास जो स्टॉक रखी हुई है उसमें किसी प्रकार की मूल्य वृद्धि होती है तो उस मूल्य वृद्धि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज कर लीजिए कि एक कंपनी है और यह कंपनी 2019 और 2020 वित्तीय वर्ष में, सपोज कर लीजिए वही जो एग्जांपल लिए थे, हीरो का एग्जांपल लिए थे, हीरो जो मोटरसाइकिल थी, इसी एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पर इस कंपनी ने एक मोटरसाइकिल बाइक का उत्पादन किया जो इसका मूल्य था 80,000 रुपीज़। इस फाइनेंशियल ईयर में उत्पादन हुआ, इसका मूल्य था यहाँ पर 80,000 रुपीज़। यह कंपनी के शोरूम में चली गई और इस बाइक का मूल्य जो था अब इस फाइनेंशियल ईयर में 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर में यह बाइक शोरूम में रखी हुई थी और आज यह बिकी 1 लाख रुपए में। जाहिर सी बात है कि जो स्टॉक था इस स्टॉक में मूल्य वृद्धि हो गई। यह 80,000 की बाइक जो कंपनी के शोरूम में स्टॉक के रूप में पड़ी थी वो अगले फाइनेंशियल ईयर में 20,000 रुपये अधिक मूल्य पर बिक्री हुई, उसकी बिक्री हुई। तो यहाँ पर जो स्टॉक में 20,000 रुपये की बिक्री हुई है, मूल्य वृद्धि हुई है, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्पादन कार्य जिस साल हुआ था उस साल का जो मूल्य था वो उस साल के राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया गया है। अब भले उसके स्टॉक में अधिक वृद्धि हो गई, मूल्य में जो ये रखे स्टॉक के मूल्य में वृद्धि हो गई हो, लेकिन उसको राष्ट्रीय आय की इस वर्ष के राष्ट्रीय आय में शामिल ना किया जाएगा और ना ही इस वर्ष के राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, क्योंकि यह स्टॉक के मूल्य वृद्धि, इसके बदले कंपनी ने कोई उत्पादन कार्य नहीं किया। हो सकता है इन्फ्लेशन हो गया हो, मुद्रास्फीति बढ़ रही हो तो 20,000 दाम बढ़ गया उसका, या हो सकता है कि विंडफॉल हो कंपनी का, किसी को लगे कि नहीं यही बाइक चाहिए हमें, इसके लिए 20,000 अधिक ले लो तुम हमसे, विंडफॉल प्रॉफिट हो गई कंपनी को। तो इसके मूल्य को, जो स्टॉक में मूल्य वृद्धि हुई है, इसको भी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा। तो याद रखें कि जो हम लोगों ने देखा कि किन किन आर्थिक घटनाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय, और यहाँ पे देखते हैं कि किन किन आर्थिक घटनाओं को राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा। एक बार रिवीजन कर देते हैं। नई या पुरानी वस्तुएं जो गणना वर्ष में उत्पादित नहीं की गई हैं, ये गणना वर्ष में यदि कोई नई वस्तु है या पुरानी वस्तु है उत्पादित नहीं की गई है तो उसे राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं करेंगे। दूसरा है वित्तीय सौदे, जो वित्तीय सौदे होते हैं जैसे शेयर है या डिबेंचर है या सिक्योरिटी पेपर हैं, इनके मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे सिर्फ स्वामित्व हस्तांतरण हो रहा है, किसी प्रकार का उत्पादन कार्य नहीं हो रहा है। तीसरा है अप्रत्याशित लाभ। अप्रत्याशित लाभ जो होते हैं, विंडफॉल प्रॉफिट जो होते हैं, उन्हें भी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह अप्रत्याशित लाभ अनिश्चित प्रवृत्ति का है और ये कोई सामान्य कार्य करने के बदले नहीं मिला है। तो अप्रत्याशित लाभ
राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं होगा। इसके साथ साथ गैर कानूनी कार्यों से प्राप्त आय जैसे तस्करी है, गैर कानूनी कार्यों से प्राप्त आय जैसे तस्करी है, चोरी है या घूस है, इन कार्यों के बदले जो आय प्राप्त हो रहा है उसे भी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। अगला है गृहिणी द्वारा अपने घर में किए गए कार्य को भी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा। यदि कोई मेड कार्य कर रही है किसी दूसरे के घर में तो उसको शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन वही मेड जब अपने घर में गृहिणी के रूप में कार्य कर रही है तो उसे शामिल नहीं किया जाएगा। एक कंपनी द्वारा दूसरे कंपनी को लाभांश का हस्तांतरण, डिविडेंड ट्रांसफर को भी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। अगला है होटल या किसी कंपनी द्वारा बिजली के बदले किया गया भुगतान भी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिजली मध्यवर्ती वस्तु हो गई। अगला है हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान मतलब जो सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे बेरोजगारी भत्ता हो गई, विधवा पेंशन हो गया या वृद्धा पेंशन हो गया, या इसी प्रकार की कोई अन्य हस्तांतरण भुगतान हुआ है, सहायता हुई है, तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप और सोच सकते हैं कि जो सरकार गैस सब्सिडी देती है, आपको गैस आपको देती है सरकार, गैस सिलेंडर आप लेते हैं, फिर सरकार द्वारा आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में आपके अकाउंट में पैसा कुछ आ जाता है। हर सिलेंडर पे आपको एक निश्चित सिलेंडर है, उस पर आपको हर सिलेंडर पे पैसा मिल जाता है। आपको तो इनकम हो गई, वो एक तरह से आपकी प्राप्ति हो गई, लेकिन उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि आपने कोई कार्य थोड़ी किया है, आपने कोई उत्पादन कार्य नहीं किया है। सरकार ने तो वो क्या किया, हस्तांतरण भुगतान किया है। वो एक हाथ से पैसा लेके आपको दे दिया है, आपने उसके बदले कोई कार्य नहीं किया है, तो उसको क्या करेंगे, हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। इसी प्रकार है विदेशों से प्राप्त उपहार। यदि किसी विदेशी सरकार द्वारा कोई उपहार दिया जाता है या सहायता दी जाती है, उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे हम लोग। अवकाश के समय व्यक्ति द्वारा अपने बाग में किए गए कार्य या अपने बगीचे में किए गए कार्य को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। साथ ही कंपनी द्वारा रखे स्टॉक के मूल्य में हुई वृद्धि को भी शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये जो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होने वाली आर्थिक घटनाएं हैं, ये हैं आपके सामने। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन के लिए इसमें बेसिक चीज़ है क्वेश्चन के लिए। अगर इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, कंपनी द्वारा रखे स्टॉक के मूल्य वृद्धि निम्नलिखित में से क्या सही है क्या गलत है, इस तरह से दे सकता है। या इस तरह से पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित मदों को शामिल किया जा सकता है, और ऑप्शन दे दे A, B, C, D, आपको इसमें से चुनना होगा। या हो सकता है कि कथन एसर्शन रीजन का क्वेश्चन दे दे कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इनको शामिल किया जाता है, कारण ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते रहिए। और मेरा तो कहना यहाँ तक है कि आप यूपीएससी के साथ साथ जिस स्टेट कमीशन की तैयारी आप करना चाहते हैं उसके भी पेपर को देखते चलिए, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टेट कमीशंस के एग्ज़ाम हैं वो लगभग यूपीएससी को फॉलो करते हैं। सबसे बड़ा स्टेट कमीशन है जिसको हम लोग यूपीएससी के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीपीएससी द्वारा ली गई परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा। उसका पैटर्न भी बिल्कुल आईएएस की तरह से कर दिया गया है। हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल जो हो वो थोड़ा कम हो, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम कर दिया गया है। तो आप उसको देख सकते हैं, बीपीएससी के पेपर को देख सकते हैं, एमपीपीएससी के पेपर को देख सकते हैं, उत्तराखंड पीसीएस कमीशन के पेपर को, जहां आप देखना चाहते हैं उसके पेपर को भी साथ साथ देखते चलिए। उससे भी जो क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करते चलिए। क्यों? साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और ये सोच ली कि एक बार पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वो एक थोड़ा सा टाइम लैग हो जाता है। हो सकता है कि चीज़ें आपकी विस्मृत हो जाएं या भूल जाएं, आपसे ना कर पाएँ आप, कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसके साथ साथ जो क्वेश्चन प्री के आए हैं वो और जो मेंस के आए हैं वो दोनों साथ साथ पढ़ते चलना है। तो आप साथ साथ जितने भी क्वेश्चन हैं इसको भी करते चलिएगा।
आज मैं लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि ये काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का, वो होगा राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं, जिनमें क्या है, जीडीपी है, जीएनपी है यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, और एनएनपी है, नेट नेशनल इनकम है, जिसको कहते हैं निवल राष्ट्रीय आय, और अन्य अवधारणाओं को भी हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तो आज इतने लेक्चर को आप पढ़िएगा, सुनिएगा ध्यान से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। तो आज मैं क्लास यहीं आपको ऑफ करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं। थैंक यू।